अग्रिमा को अर्जुन का सवाल कुछ अजीब लगा तो कुछ कह नहीं पाई और अर्जुन को लगा कि वो शायद हिचकिचा रही है। जवाब देने से अर्जुन का ध्यान थोड़ी दूर खड़े कुंज पर गया तो उसे ध्यान आया कि उसने अग्रिमा को फ़ोन क्यों किया था। तो उसने अग्रिमा से कहा, एक्चुअली मैंने तुम्हें किसी काम के लिए फ़ोन किया था। अग्रिमा ने शांति से कहा, जी बताइए। उसे लगा था कि शायद अर्जुन अब फिर से उस लड़की के बारे में बात करना चाहता होगा जिसे वो पसंद करता है। वहीं अर्जुन ने अब अपने फ़ोन करने का असली कारण बताते हुए अग्रिमा को बताया कि उसने तिवारी बाप बेटे को अपनी हिरासत में ले रखा है और अपनी उलझन भी बताई कि उनकी फैमिली उस गलत खबर की वजह से अथर्व को उसकी पसंद की लड़की मिल गई है, तो वो अब उन दोनों की सज़ा तय नहीं कर पा रहा है। अग्रिमा ने उसकी बात को आराम से सुनी, लेकिन उसे अर्जुन के कॉल करने का रीज़न समझ नहीं आया। तो उसने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अर्जुन ने अपने दिल को थाम कर कहा, चाहता तो मैं तुमसे बहुत कुछ हूँ, लेकिन फ़िलहाल बस ये चाहता हूँ, मुझे इन दोनों के लिए कोई सज़ा समझ नहीं आ रही और तुम इसमें एक्सपर्ट हो ना? अग्रिमा ने कन्फ्यूजन से पूछा, एक्सपर्ट किस में? अर्जुन ने अग्रिमा को पूरी बात समझाने के पर्पज से कहा, मैं जब भी तुमसे हिसाब किताब बराबर करने के लिए कहता था, तुम्हारे पास एक से एक ज़बरदस्त आइडिया होते थे, तो आज भी कोई ऐसा आइडिया दो ना ताकि इन दोनों को सज़ा भी मिल जाए और मुझे इनकी हड्डियां भी न तोड़नी पड़े। अग्रिमा अर्जुन की आखिरी लाइन पर हैरान थी, पर वो इतना तो जान गई थी कि अर्जुन अपने परिवार वालों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को आसानी से बख्शता नहीं है। इसलिए अर्जुन से कहा, अगर आपको उन्हें कोई सज़ा देनी है तो भी आपको कानून हाथ में क्यों लेना, और आप तो शायद लंदन में है ना, फिर वहाँ कैसे? अर्जुन ने अग्रिमा के सवालों पर ब्रेक लगाते हुए कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं वापस आकर दे दूंगा, पर अभी के लिए तुम जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। अग्रिमा को अजीब लग रहा था अर्जुन का उससे यूं कैजुअल होकर बातें करना, पर वो चाहकर भी अर्जुन की बात नहीं टाल पाती थी। तो उसने अर्जुन से कहा, मैं उन दोनों को नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर उनको अपने किए का पछतावा है तो उन्हें एक मौका दिया जा सकता है। अर्जुन बोला, एक मौका तो दे चुका था इन दोनों को। फिर उसने अग्रिमा को अपनी सुबोध तिवारी और जगमोहन तिवारी की पिछली मुलाकात के बारे में बताया। तो अग्रिमा ने कहा, इस बार वो दोनों डॉक्टर साहब और अदिति के मुजरिम हैं, तो सज़ा भी उन दोनों को ही देनी चाहिए ना? अर्जुन ने अपना मुंह बिचकाते हुए कहा, अदिति का तो पता नहीं, पर अथर्व के बस का नहीं है किसी को सज़ा देना। उसे तो कोई एक बार सॉरी बोल दे तो वो 2 बार इट्स ओके बोल देता है। अग्रिमा मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों ट्विंस होकर भी एक दूसरे से कितने अलग हैं। वो अर्जुन का अथर्व के लिए प्यार, उसके लिए प्रोटेक्टिव होना अब अच्छे से फील कर रही थी। इतने वक्त वो जान गई थी कि अर्जुन सामने से कितना भी कठोर क्यों न हो, लेकिन असल में वो एक परफेक्ट फैमिली मैन है। अग्रिमा कुछ और कहती इससे पहले ही उसे अनुराग की तेज आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ के केबिन के सामने से चिल्ला रहा था, अम्मू जल्दी आ, माँ को होश आ गया है। अग्रिमा ये सुनते ही खुशी से लगभग रोने ही वाली थी कि उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने भी अनुराग की बात सुन ली थी और उसने अग्रिमा से कहा, जाओ उनसे मिल लो, यहाँ मैं खुद देख लूँगा। ये बोलकर वो फ़ोन रखने ही लगा था कि अग्रिमा ने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ आप किसी को पहचानने में गलती नहीं करते। आपने अगर उन दोनों को मौका देने का सोचा है तो जाहिर है कि उन्हें ज़रूर अपनी गलती का एहसास है, इसलिए आप उन्हें वार्निंग देकर एक मौका दे सकते हैं। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, अब तुम जाओ और खुद का भी ध्यान रखना, पहले की ही तबीयत ठीक नहीं है। फ़ोन कट गया और अर्जुन मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, सी इज रियली एक्सपर्ट इन दिस। अग्रिमा अब एक मुस्कान के साथ अपनी माँ के कमरे की और तेज कदमों से बढ़ गई। सब लोग संचिता जी से मिलने, लेकिन राजवीर जी कमरे के बाहर ही खड़े थे। वो अपनी पत्नी से, जिसे वो बहुत प्यार करते थे और करते हैं, मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कठोर कर लिया था अपनी बेटी की खातिर। कुछ देर लाड प्यार के बाद अग्रिमा डॉक्टर से बात करने चली गई तो संचिता जी ने जगत जी से अग्रिमा की शादी के बारे में पूछा। जगत राज जी उन्हें शांत रहने का कहते हुए पूरा सच बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि राजवीर का कहना है कि वो संचिता जी से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक अग्रिमा का घर नहीं बस जाता।
अपनी बेटी और अपने पिता की हालत पर संजीता जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उन जिन्हें तेजवीर जी साफ करते हुए कहते हैं, भाभी आप चिंता मत करो, बहुत जल्द अग्रिमा का घर भी बसेगा और आप भैया से भी मिल पाओगे। मैं खुद अर्जुन से बात करूंगा कि अगर वो ये शादी निभाना नहीं चाहता तो अग्रिमा को इस शादी से मुक्त कर दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तेजवीर जी ने संतीजा जी से कहा, भाभी इस वक्त आपको बाकी सब टेंशन छोड़कर सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर हम दोनों मिलकर अग्रिमा को समझा सके। अजय जी ने भी राजवीर जी को फ़ोन करके अगले दिन सुबह की पंचायत के बारे में बता दिया था। डॉक्टर ने संचिता जी को भी जल्दी ही डिस्चार्ज देने की बात कही थी, जिस पर सबके चेहरे उतर गए थे, क्योंकि सब जानते थे कि संचिता जी को घर ले जाना मतलब उनकी हालत को और बिगाड़ना होगा। क्योंकि शारदा जी तो शायद संचिता जी को अपना भी ले, लेकिन राखी जी उन्हें उस घर में रहने नहीं देगी। अग्रिमा ने अपनी माँ को कुछ देर सोने के लिए कहा और खुद बाकी सब से बात करने के लिए बाहर आ गई। उसने सबसे कहा कि वो अपनी माँ को अपने साथ बेंगलोर ले जाएगी। जगत राज जी ने उसे अगले दिन की पंचायत के बारे में बताया तो उसने कहा, दादाजी इस पंचायत में मेरा कोई काम नहीं है, वहाँ चाचू की बेगुनाही साबित होगी और मैं माँ के साथ रुकना चाहती हूँ। तेजवीर जी ने अग्रिमा के लिए पंचायत में बात करने के का सोच लिया था और उसके लिए अग्रिमा का वहां जाना जरूरी था। उन्होंने अग्रिमा से कहा, तुम्हारा वहां चलना जरूरी है अमू, सब कुछ साफ होगा तो तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब साफ होना चाहिए। पंचायत और अर्जुन दोनों को ही तुम्हारे साथ भी इंसाफ करना होगा। अग्रिमा ने हैरानी से अपने चाचू की तरफ देखा कि आखिर वो कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। तेजवीर जी ने उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, कल के बाद सब ठीक होगा। अग्रिमा कहीं न कहीं अपने चाचू की कही बात का मैं समझकर बस इतना ही कह पाई, चाचू सब ठीक करने के चक्कर में कहीं सब गलत न हो जाए। आपकी भावनाएं समझ सकती हैं और एक बेटी के लिए आपके फर्ज भी, लेकिन आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि कल पंचायत में मैं आपकी बात का सम्मान न कर पाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और सब उसे जाते हुए देखते रहे। तेजवीर जी ने अपने भाई और पिता की तरफ देखा तो उन्हें बस खामोशी मिली। सुभाष जी ने आकर तेजवीर जी से कहा, तेजवीर, अग्रिमा को बचपन से ही ये बताया गया है कि उसकी शादी अर्जुन से हो चुकी है और वो अर्जुन से न सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है, बल्कि अर्जुन इसके जर्जे में शामिल है। उसने कभी अर्जुन को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, लेकिन जिसे हम तीनों से बचपन से पाला है, उसके दिल की बात हम उसके बिना कहे भी समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वो अर्जुन के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं देगी। इसलिए अगर तुम कोशिश भी करना चाहते हो तो पंचायत या किसी और से बात करने से पहले अग्रिमा से बात करो। जगत राज जी ने निराशा से कहा, उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं होगा सुभाष। अर्जुन ने अगर इस शादी को नहीं अपनाया तो वो अपनी ज़िंदगी भगवान के नाम कर देगी, लेकिन वो अब अपने इस फैसले से कभी पीछे नहीं हटेगी कि ये शादी उसे निभानी है। अर्जुन ने अपनी सनशाइन की बात मनाते हुए तिवारी बाप बेटे को सच में एक आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया था और अब वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम पर चला गया था। वो बहुत खुश था और उसकी खुशी उसके चेहरे और हरकतों से साफ झलक रही थी। फिर वो चाहे सावर में गुनगुना रहा हो या सनशाइन के ख्यालों में खोकर मुस्कुरा रहा हो, आईने के सामने भी वो आज अच्छे से तैयार हो रहा था। अथर्व ने अब सोच लिया था कि वो अर्जुन से बात करेगा कि अगर उसे कोई लड़की पसंद थी तो उसे अग्रिमा के लिए हाँ करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो इस बार अर्जुन को कोई बात घुमाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अर्जुन की बजाय कुंज को फ़ोन लगा दिया। कुंज भी अपने कमरे में फ्रेश हो रहा था। अथर्व का फ़ोन देखकर उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो अथर्व ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, कुंज, जो पूछ रहा हूँ वो सच सच बताना। कुंज ने भी बिना किसी हिचक के कहा, जी सर, क्या बात है। अथर्व ने अपनी बेचैनी कुंज के सामने रखते हुए कहा, क्या अर्जुन किसी लड़की को पसंद करता है? कौन है वो लड़की? कुंज भी अथर्व का सवाल सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसे भी सिर्फ शक था कि अर्जुन शायद अग्रिमा को पसंद करता है, पर अर्जुन ने यह कन्फर्म नहीं किया था। तभी उसे अथर्व की झल्लाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, कुछ बोलोगे कुंज? कुंज ने अथर्व से कहा, सर, अर्जुन सर ने कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं, पर
अथर्व की झल्लाहट अब बढ़ चुकी थी और उसने खींचते हुए कहा, यह सस्पेंस बनाना बंद करो और जो कुछ भी जानते हो सब बक दो। कुंज जानता था कि अर्जुन अग्रिमा को अपने घर लाने के लिए मान चुका है और कुंज के हिसाब से वो अग्रिमा को पसंद भी करता है। तो अब अथर्व को क्या हुआ? कुंज ने अथर्व से कहा, सर जहाँ तक मुझे डाउट है अर्जुन सर अग्रिमा मैम को पसंद करते हैं। अथर्व की हैरानी तो हुई पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कबीर की शादी से उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। पर उसने फिर कुंज से पूछा, और तुम्हें ये डांट क्यों और कैसे है? कुंज ने अथर्व को बताया कि अर्जुन ने कबीर की शादी में एक रूम बुक किया था और वो वहाँ अग्रिमा के साथ था। शायद मेहंदी लगाई थी उसने अग्रिमा को, और अर्जुन ने कुंज को अग्रिमा पर नज़र रखने को भी कहा था। साथ ही अब उसने अग्रिमा की माँ के इलाज के लिए भी कुंज को ध्यान रखने के लिए कहा था। और ये सारी बातें सुनकर अथर्व का शक पक्का होने लगा था। पर कुंज का और सुनकर उसने कुंज से कहा, अब भी कुछ बचा है? कुंज ने थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर ने एक रेड कलर की साड़ी खरीदी है, शायद अग्रिमा मैम के लिए। अथर्व को कल की अपनी कही हुई बात भी याद आ गई जब वो अपनी मॉम से कह रहा था, अग्रिमा के लाल रंग की साड़ी खरीद लीजिए। अब अथर्व को भी यकीन हो गया कि अर्जुन के दिल में अग्रिमा के लिए फीलिंग है, पर वो ये बात अर्जुन के मुंह से सुनना चाहता था और उसे लगने लगा कि अर्जुन ने ये बात शायद अग्रिमा को भी नहीं बताई है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन फिर उसने अग्रिमा को मना करने को क्यों कहा? उसे सब क्लियर करना था, इसलिए उसने कुंज का फ़ोन काट कर अगला नंबर अर्जुन का डायल कर दिया। अर्जुन ने फ़ोन उठाया तो अथर्व ने उससे कहा, तो कैसा लग रहा है अर्जुन? अब तो तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से होने वाली है। अर्जुन ये सुनकर एक पल को चुप हो गया, क्योंकि उसने तो ये सब सनशाइन के अलावा किसी को नहीं बताया था। लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि अथर्व ने हमेशा की तरह उसके दिल की बात जान ली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा तुझे लग रहा है धृति से शादी करने का सोचकर। अथर्व ने फिर कहा, हाँ ये तो है, पर बेचारी अग्रिमा जी का तो दिल फिर से टूट गया ना। अर्जुन के माथे पर कन्फ्यूजन के भाव साफ दिख रहे थे। उसने अथर्व से कहा, क्या मतलब? अथर्व अर्जुन के इस रिएक्शन पर एक पल को मुस्कुरा दिया और साथ ही समझ गया कि कुछ गलतफहमी हो गई है जिसके चलते ये सब हो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या, तू तो अपनी पसंद की लड़की से शादी के लिए लेगा ना? लेकिन अग्रिमा जी, वो तो एक बार फिर पंचायत के किसी बेतुके फैसले का शिकार हो जाएगी। अर्जुन शौक से बोला, ये सब क्या बोल रहा है तू? कौन सी पंचायत, कौन सा फैसला? अथर्व ने एक बार फिर अनजान बनते हुए कहा, अरे तूने तो अग्रिमा जी को बोलकर शादी से ना करवा दी। लेकिन अर्जुन के ऊपर एक से बढ़कर एक विस्फोट हो रहे थे। उसने फिर से बात को समझने के परपोज से पूछा, ना करवा दी? मैं क्यों ना करवाऊंगा, मैंने तो खुद हाँ की थी। अथर्व ने फिर से मौके पर चौका मारते हुए कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तू खुद भी तो ना कर सकता था, फिर तूने अग्रिमा जी से क्यों कहा कि वो सबके सामने ना कर दे? अर्जुन की हालत तो काटो तो खून नहीं होने वाली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय उसके कि अग्रिमा ने शादी से ना कर दिया है। वो एक तड़प के साथ बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और मैं ऐसा क्यों कहूँगा, जबकि मैं तो। अथर्व ने 2 सेकंड तक सिर्फ अर्जुन के आगे बोलने का इंतजार किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी बात पूरी नहीं की तो अथर्व ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गया? अर्जुन ने अब सहजता से के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अग्रिमा इस शादी से ना करे। परफेक्ट, मैंने तो उससे कहा था कि मैं इस शादी को अब दिल से निभाना चाहता हूँ। अथर्व ने अर्जुन की बात सुनकर शांत सी आवाज में अर्जुन से पूछा, क्या तू अग्रिमा जी को पसंद करता है? अर्जुन ने ये सुनते ही एक गहरी सांस ली और अथर्व से कहा, नहीं। अथर्व कुछ कहता उससे पहले ही अर्जुन ने उससे कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता, बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अथर्व के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही चली गई और वो एकदम से चिल्लाया, अर्जुन, आई एम सो हैप्पी यार, यू बोथ विल मेक एन आंसर पेयर। अर्जुन के चेहरे पर भी हंसी खिल गई, लेकिन फिर उसने अथर्व से पूछा, अब पूरी बात बताएगा, वहाँ हुआ क्या है
और अब ये पंचायत का क्या सीन है। तो अथर्व ने उसे सब बता दिया कि अग्रिमा शादी को ना कर चुकी है, ये कहकर कि तू किसी और लड़की को पसंद करता है और दादू को अब एक नया ही भूत सवार हुआ है। उनका कहना है कि वो पंचायत से बात करके अग्रिमा भाभी की दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर तो अर्जुन का दिमाग खराब हो गया और वो चिल्ला कर बोला, वाट द हेल, तू बात करवा मेरी दादू से और फिर मुझे अग्रिमा से भी बात करनी है। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ शब्दों में कहा है, तो उसे क्या जरूरत थी महान बनने की। अथर्व ने अब कुछ सोचते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन कल सुबह पंचायत है एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि तुझे क्या करना चाहिए। फोन कट गया और अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसके होठों पर एक दिल जीतने वाली मुस्कान आ गई और उसने थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ खुद से कहा, क्या मुझे ये करना चाहिए। फिर अगले सेकेंड ही उसने खुद को जवाब दिया, सिर्फ सनशाइन ही ये डिजर्व करती है। तैयार हो जाओ सनशाइन, अर्जुन प्रताप सिंह आ रहा है। अगले दिन मलिकपुर गांव में एक बार फिर से पंचायत होने वाली थी। सुभाष जी ने संचिता जी का जिम्मेदारी लेते हुए कहा, राजवीर तुम सब लोग आराम से जाना और यहाँ की चिंता मत करना। अग्रिमा को न चाहते हुए भी तेजवीर जी के कहने पर वहाँ जाना पड़ रहा था। वो सब आज शाम को निकलने वाले थे। वैसे ही जब से राखी जी को संचिता जी के जिंदा होने की बात पता चली थी, वो एक जहरीली नागिन की तरह पुकार रही थी। शारदा जी को तो बस अपने बेटे तेजवीर का इंतजार था, जो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि अब तो बेगुनाह भी था। राखी जी को तेजवीर जी के जिंदा होने के खबर से कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि अब आधी जायदाद उनके हाथ से जाने वाली जो थी। लेकिन शारदा जी के सामने उन्हें खुश होने का दिखावा करना पड़ रहा था, पर संचिता जी के लिए तो उन्हें झूठे मुंह भी खुशी नहीं दिखाई। तकरीबन रात के खाने के वक्त अग्रिमा और बाकी सब मलिकपुर पहुंचे तो अग्रिमा ने अपनी दादी और अपनी माँ को नमस्ते करने चाहे, पर उससे पहले ही दोनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। जिसमें से अग्रिमा के नमस्ते उसके मुंह में ही रह गई और वो सामान रखकर रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई, क्योंकि उसकी दादी और उसकी माँ ने ये जहमत नहीं उठाई थी। और कुछ देर बाद तक चाय न बनने पर वो दोनों अग्रिमा पर ही बोरियां बिस्तर लेकर चढ़ जाती। शारदा जी तेजवीर जी को गले लगाकर रोए जा रही थी। लाजमी भी था, जिगर का टुकड़ा इतने सालों बाद घर वापस आया था, वो भी तब जब वो हर पल संयत में थी कि उनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। अग्रिमा सबके लिए चाय ले आई तो सब चाय पीने लगे। शारदा जी ने संचिता जी के बारे में पूछा तो जगतराज जी उन्हें कुछ भी बताने से मना करते हुए कहा, तुम्हारे लिए वो पहले ही मर चुकी है, तो अब उसकी फिक्र का ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारदा जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, हमेशा उसे बेटी से ज़्यादा माना था, पर उसकी किस्मत ही खराब थी। तो और राजवीर की दूसरी शादी मैंने कोई खुशी से नहीं करवाई थी। खानदान को इसी पीढ़ी पर खत्म नहीं करना चाहिए थी मैं। जगतराज जी ने उसकी बातें सुनकर खिसकते हुए कहा, अगर बेटी ही माना था तो उसके इलाज के लिए हर रोज वो रोना पीटना क्यों था। अगर उसकी जगह तेजवीर होता तो क्या तब भी तुम। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। अम्मू बेटा इन दोनों से तो मैं कहना भी नहीं चाहता, पर कुछ अच्छा बना लेना। आज तेजवीर इतने सालों बाद घर आया है। सब खाना खा चुके थे और अग्रिमा ने लगभग सारा काम निपटा दिया था। तेजवीर जी की निगाहें और दिमाग ये भाप चुका था कि अग्रिमा और संचिता के लिए शारदा जी और राखी जी का स्वभाव ठीक नहीं है, और साथ ही वो ये भी समझ चुके थे कि राखी जी उनके आने से भी ज़्यादा खुश नहीं है। उनके दिमाग में उथल पुथल मची थी, अपने लिए कुछ कर नहीं पाए थे, और जब अग्रिमा और संचिता जी के लिए भी उन्हें अपनी बेबसी साफ नजर आ रही थी। जब नींद में आंखों में आने से मना कर दिया तो वो छत की तरफ चल दिए। घर का नक्शा पहले से कुछ बदल गया था, लेकिन छत का वो कोना अभी भी शायद वैसा ही था जहां वो जाने कितने देर तक अनुपमा जी के ख्यालों में खोए रहते थे। आज फिर से वहां पहुंचे तो देखा बिल्कुल उसी जगह पर अग्रिमा बैठी थी और अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। वो उसके पास गए और अग्रिमा
तो जाने कितने ख्यालों में गुम थी कि उसे किसी के आने का एहसास ही नहीं हुआ। तेजवीर जी की तरफ उसकी पीठ थी और वो जमीन पर ही बनी एक थोड़ी ऊंची जगह पर बैठी थी। जैसे ही तेजवीर जी उसके पीछे पहुंचे, अग्रिमा के फोन की स्क्रीन देखते ही उन्होंने दुख से अपनी आंखें मींच ली। स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए अर्जुन का फोटो था, जिसे अग्रिमा एकटक देख रही थी। तेजवीर जी उसके पास बैठते हुए बोले, ना वो तुम्हारा हो सकता है और ना तुम्हें किसी और का होने देता है। एक तरफा मोहब्बत का ये अजब ही असूल है। अग्रिमा ने एकदम से अपने फ़ोन को लॉक किया तो तेजवीर जी मुस्कुरा दिया और उससे बोले, क्या पूरी जिंदगी इस फोटो के भरोसे निकल जाएगी? अग्रिमा ने पहली बार किसी से अर्जुन के बारे में बात की थी तो पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कहा, आपके पास तो शायद फ़ोटो भी नहीं थी चाचू, फिर आपने भी तो इतने साल निकाल लिए। तेजवीर जी अग्रिमा को बस देखते ही रह गए तो अग्रिमा ने उनकी तरफ न देखकर सामने देखते हुए कहा, वक्त का क्या है चाचू, कट ही जाता है। तेजवीर जी बोले, मेरी तो मजबूरी थी अमू, पर तुमने तो खुद को खुद ही मजबूर कर रखा है। मैं अगर वहाँ से निकलता तो शायद अनुपमा की और ज़्यादा बदनामी का कारण बन जाता, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अग्रिमा ने अपने चारों ओर फैले रात के अंधेरे को देखते हुए कहा, मेरे बस की बात नहीं है चाचू, ना तो उस वचन को तोड़ना जो दादाजी और पापा ने मंदिर में दिया जला कर दिया था, और ना ही उस शादी के वचनों से भागना। तेजवीर जी ने अग्रिमा की आवाज़ के उठे दर्द को महसूस करते हुए कहा, और अर्जुन, शादी तो उसने भी की थी ना, क्या वो उस शादी के वचनों से बंधा हुआ नहीं है? अग्रिमा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कभी ऊपर वाले से भी कोई उम्मीद नहीं रखी चाचू, तो अर्जुन से तो क्यों? उनकी अपनी ज़िंदगी है और मैं उनकी खुशियों में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। मैंने भगवान से हमेशा उनकी खुशी मांगी है, तो फिर कैसे मैं खुद? तेजवीर जी कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर जुबान हिलने को तैयार नहीं हो रही थी। अग्रिमा ने फिर से चांद को देखते हुए कहा, एक तरफा मोहब्बत का एक असूल है भी, ये भी है चाचू कि उसकी खुशी के लिए हर कीमत छोटी है। और मेरे पास जब जीने का कोई मकसद नहीं था तो मैं तब भी अकेले जी रही थी चाचू। अब तो माँ भी है जिनके साथ मैं खुश होकर जी लूँगी, और फिर अब तो मैं कुछ और भी करने की सोच रही हूँ। तेजवीर जी ने अपनी सांवलिया नज़रों से अग्रिमा की तरफ उठाई तो उसने कहा, मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूँ जो मेरी चाची बन जाए। अग्रिमा के चेहरे पर शरारत के भाव देखकर तेजवीर जी उसके सिर के पीछे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अच्छा बेटा, चाचू से मस्ती। अग्रिमा हंसने लगी तो तेजवीर जी भी हंसने लगे, पर कुछ देर बाद दोनों की आंखें नम हो गई और अग्रिमा ने धीरे से अपने चाचू के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। दोनों ही अपनी अपनी पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों की नमी को अंदर ही सोखने लगे। अग्रिमा ने वैसे ही अपनी आंखें बंद करते हुए गाना शुरू किया। उन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। अग्रिमा की मीठी सी आवाज़ सुनकर तेजवीर जी खुश होते हुए बोले, तू तो बहुत अच्छा गाती है अमू। अग्रिमा ने तेजवीर जी से कहा, चाचू बहुत रात हो गई है, सो जाइए, कल सुबह पंचायत भी है। तेजवीर जी ने उठते हुए अग्रिमा से भी कहा, चल तू भी सो जा। जाकर दोनों चले गए, पर नींद दोनों की ही आंखों में नहीं थी। वहीं प्रताप मैंसन में सूर्य प्रताप जी ने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुंज से भी बात नहीं हो पा रही थी। दिन में एक बार उनकी कुंज से बात हुई थी, तब अर्जुन किसी मीटिंग में व्यस्त था। अपने दादू को परेशान देखकर थर्म ने उनको बता दिया कि उसकी अर्जुन से बात हो चुकी है और उसने अर्जुन को पंचायत के बारे में बता दिया है। अगले दिन अग्रिमा का दिल आज सुबह से बहुत तेजी से धड़क रहा था। पूजा करने के बाद भी वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसके दादाजी, पापा और चाचू तीनों ही पंचायत की तैयारियों में व्यस्त थे। सुबह से ही पंचायत के कुछ लोग उनके घर आने शुरू हो गए थे और कुछ देर बाद किसी ने आकर बताया कि प्रताप परिवार भी पंचायत घर में आ चुका है। अग्रिमा के हाथ से चीनी का डिब्बा छूटते छूटते बचा। उसे जाने क्यों आज इतनी घबराहट हो रही थी। उसने जल्दी से चाय बनाकर बैठक
में भिजवाई और खुद अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पर्स से वो चैन निकाली जो अर्जुन ने उसे दी थी। चैन को अपने दिल के पास रखकर उसने खुद को संयत किया और फिर कुछ सोचते हुए उसने उस चैन को अपनी चूड़ियों में उलझाते हुए एक ब्रेसलेट की तरह पहनकर उसका हुक लगा लिया। वो फिर से वापस रसोई में आ गई और काम करने लगी। संग्राम जी, कावेरी जी और नितिच्छा भी वहां आ चुके थे, पर वो लोग अग्रिमा के घर नहीं आए थे, सीधे पंचायत के घर चले गए। कार्तिक जी पुलिस हिरासत में थे और अनिमेष जी पुलिस के हिसाब से उनकी गिरफ्त से भाग चुके थे। नीरज भी पुलिस की देखरेख में अस्पताल में एडमिट था। तेजवीर सुबह से अग्रिमा को आवाज लगा रहा था, पर हर बार अनुराग उसके पास जा रहा था वो झुंझला गया तो राजवीर जी ने उसे बताया कि अग्रिमा आज उनके सामने नहीं आएगी। तेजवीर जी ने हैरानी से अपनी भाई को देखा तो वो बेबसी से बोले, मैं अगर उसके लिए लड़ूंगा तो तकलीफ भी उसे ही होगी। माँ का सारा गुस्सा हमारे जाने के बाद उसी पर निकलेगा। जगत राज जी हमेशा की तरह रसोई में गए और पीछे से ही अग्रिमा के सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गए। उन्होंने राजवीर जी और तेजवीर जी को भी साथ चलने का इशारा किया। राजवीर जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अमू ओके, मिलता हूँ। वो भी जाने लगे तो तेजवीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाई आप अमू से बिना मिले कैसे जा सकते हो? राजवीर जी के कुछ कहने से पहले ही शारदा जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं उस मनहूस का चेहरा देखने की। तेजवीर जी का खून से यह सुनते ही खौल उठा और वो गरजते हुए बोले, बस माँ, बेटी है वो मेरी और अपनी बेटी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, फिर कहने वाली चाहे मेरी माँ ही क्यों न हो। राजवीर जी हमेशा से ही इंट्रोवर्ट थे, लेकिन तेजवीर जी के सामने किसी की जुबान नहीं खुलती थी। आज भी यही हुआ। राजवीर जी हमेशा अग्रिमा का सोचकर चुप हो जाते थे, पर तेजवीर जी ने अपनी माँ को चुप करवा दिया था और इसका असर राखी जी के चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। तेजवीर जी ने तेज आवाज में रसोई की तरफ देखते हुए कहा, अमू, जब तक तुम बाहर नहीं आएगी कोई पंचायत में नहीं आएगा और ना ही कोई बेगुनाही साबित होगी। शारदा जी के कुछ कहने से पहले राखी जी ने अपनी जुबान से जहर उगलते हुए कहा, अगर उसका चेहरा देखकर बाहर जाएंगे देवर जी तो बेगुनाही साबित नहीं कर पाएंगे। तेजवीर जी ने उन्हें जलती आंखों से घूरते हुए कहा, अपनी सोच खुद तक ही रखिए भाभी जी, अम्मू के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अग्रिमा कुछ नहीं बोली। उसे लगा था कि तेजवीर जी के लिए ये पहली बार है, लेकिन वो कहाँ जानती थी अब उनकी जिंदगी में एक बेहद जिद्दी इंसान का आगमन हो चुका है और दूसरे को होने वाला है। तेजवीर जी आंगन में पड़ी खाट पर पैर पसार कर बैठते हुए बोले, अम्मू, अगर चाहती हो कि तुम्हारे चाचू की बेगुनाही साबित हो तो बाहर आओ और अपने चाचू को ऑल द बेस्ट कहो, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। जगत राज जी और राजवीर जी के लबों पर आज मुस्कान खिल गई थी, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि शारदा जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो तेजवीर है। वो समझ गए थे कि तेजवीर की जिद के सामने आज शारदा जी की भी नहीं चलेगी, लेकिन उन्हें बस यही डर था कि उनके जाने के बाद अग्रिमा को ही खरी खोटी सुननी पड़ेगी। जैसे ही शारदा जी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए मुंह खोलना चाहा, तेजवीर जी ने उनसे कहा, माँ, आपका कुछ भी कहना आज बेकार है, क्योंकि मैं अग्रिमा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही मैं उससे रसोई में जाकर मिलने वाला हूँ। बाहर आएगी, हम तीनों से मिलेगी और उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। शारदा जी भी अपने बेटे के जिद्दी रवैये से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने गहरी सांस लेते हुए गुस्से में कहा, जो करना है करो, लेकिन अगर आज उस लड़की की मनहूस शक्ल देखने की वजह से तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। तेजवीर जी एक बार फिर चिल्लाकर बोले, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने उसे कुछ कहा तो ये जान लीजिएगा कि आज के बाद आज आप मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएंगी। आप इस बात को माने या न मानो, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं अग्रिमा का हाथ है। अर्जुन ने तो मुझे देखते ही मेरे सिर पर बंदूक तान दी थी। वो अग्रिमा ही थी जो बंदूक के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसी ने अर्जुन को कन्विंस किया कि वो हमारी बात सुने। तेजवीर जी को आराम से बैठे देखकर शारदा जी जान गई थी कि जब तक अग्रिमा बाहर नहीं आएगी वो पंचायत में नहीं जाएंगे
और वे ये भी जानती थी कि जब तक वो खुद नहीं कहेगी अग्रिमा बाहर नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने अनुराग को देखते हुए बेमन से कहा, अनुराग जाकर बुला ले अपनी बहन को, ये तेजवीर तो जाएगा नहीं, तब तक वो बाहर नहीं आएगी। अनुराग को ये सुनकर आज जितनी खुशी हुई थी वो बयां भी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत जाकर अग्रिमा से बाहर आने को कहा तो अग्रिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बाहर चलकर आई तो रसोई के दरवाजे पर ही तेजवीर जी खड़े मिले और उन्होंने एक हाथ से उसे अपनी तरफ आने के लिए कहा तो अग्रिमा भावुक होकर झट से आकर उनके सीने से लग गई। तेजवीर जी ने उसके बाद सहलाते हुए उससे कहा, अम्मू, कई बार दुनिया के साथ साथ अपनों से लड़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे लिए तो अर्जुन के सामने उसकी बंदूक से भी नहीं डरी, तो फिर यहाँ क्यों डरना बेटा? ये दादी बंदूक से ज़्यादा खतरनाक नहीं है ना? ये सुनते ही शारदा जी ने उसे घूरा तो तेजवीर जी ने उन्हें इग्नोर करते हुए अग्रिमा से प्यार से कहा, जल्दी आता हूँ और डरना मत, चाचू है तेरे साथ। और फिर तेजवीर जी अपनी माँ को और राखी जी को देखते हुए बोले, मुझे जगत राज या राजवीर समझने की भूल मत करना। अगर एक शब्द भी आप दोनों ने अग्रिमा से कहा तो इस घर में आप दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। अग्रिमा से मिलते ही के बाद उसके दादाजी, उसके पापा और चाचू पंचायत के लिए निकल गए और पीछे से शारदा जी और राखी जी की बड़बड़ शुरू हो गई। लेकिन आज अग्रिमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तेजवीर जी के व्यवहार ने उसके अंतस को एक अलग ही खुशी भर दिया था और साथ ही तेजवीर जी की दी गई धमकी की वजह से दोनों औरतें खुलकर कुछ कह नहीं रही थी पर होठ हिलाते हुए बड़बड़ा रही थी। पंचायत बैठ चुकी थी और सूर्य प्रताप जी ने सबको सब कुछ कह सुनाया था, जिसकी गवाही कावेरी जी ने भी दी थी। कार्तिक जी का रिकॉर्डेड कॉन्फेशन भी अजय जी ने सबूत के तौर पर मंगवा दिया था। तेजवीर जी की बेगुनाही अब पूरी दुनिया के सामने थी। पंचायत ने तेजवीर मलिक और उनके परिवार से माफ़ी मांगी और ये भी माना कि अगर तेजवीर की बात सुनकर या पुलिस को बुलाकर अगर कार्रवाई की जाती तो शायद सच सामने आ जाता, पर वो बीत गया। उस पर सिर्फ चर्चा की जा सकती है। कुछ देर इस पर विचार करने के बाद और पंचायत ने सबको ये सुनिश्चित किया कि आइंदा से कोई फैसला लेते वक्त सब ध्यान में रखा जाएगा। जब ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया तो सूर्य प्रताप जी ने पंचायत के सामने सबसे कहा कि तेजवीर की बेगुनाही साबित हो गई है, लेकिन इन सब में अर्जुन और अग्रिमा, उनकी जिंदगी का फैसला भी दिया उधर में लटका हुआ है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पंचायत को बताया कि अर्जुन को कोई लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अग्रिमा को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अगर अग्रिमा और अर्जुन साथ में खुश नहीं रह सकते तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। सूर्य प्रताप जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, जिस तरह कोई भी लड़की शादी के बाद अपने पति की जिम्मेदारी होती है और किसी कारणवश अगर उसका पति उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है तो वो जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की बनती है और मैं अग्रिमा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं आज पंचायत के सामने एक जरूरी बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अग्रिमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। सूर्य प्रताप जी की बात सुनकर अग्रिमा को वहाँ बुलवाया गया तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे आना पड़ा। सूर्य प्रताप जी ने पंचायत के सामने प्रार्थना करते हुए कहा, अग्रिमा को शादी से मुक्त कर दिया जाए और मैं अपनी बहू की फिर से शादी करवाना चाहता हूँ। अग्रिमा हमारी जिम्मेदारी है और उसकी शादी का पूरा खर्चा मैं अपने घर की बेटी की तरह उठाऊंगा। अग्रिमा तो ये सुनकर ही सुन्न हो गई थी, कुछ कह नहीं पाई वो। तेजवीर जी उसकी हालत देखकर तुरंत ही उसके पास आकर खड़े हो गए। अग्रिमा ने ना में सिर हिलाते हुए उन्हें इस तरह देखा मानो कह रही हो, प्लीज चाचू ये मत होने दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। वहीं अथर्व का दिल भी लगभग मुंह को आ गया था, क्योंकि उसे लगा था कि अर्जुन कुछ तो करेगा, पर उसकी मौजूदगी ना पाकर वो भी निराश हो गया। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सूर्य प्रताप जी ने फिर से कहा, मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस बच्ची के लिए आप अच्छे रिश्ते बताएंगे ताकि हम जल्द से जल्द इसकी दूसरी शादी कर सकें।